नमस्ते। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर गहराई से सोचें ना, तो इतिहास सिर्फ बीती हुई उबाऊ बातें नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी और रोमांचक जासूसी तहकीकात है। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हमारे एक्सपर्ट्स महज कुछ पुराने शब्दों और खामोश पड़े अवशेषों से हजारों साल पुरानी जिंदगियों को एकदम से हमारे सामने जिंदा कर देते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के पुरानी किताबों और जमीन में दबे राजों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इन 3 शब्दों पर गौर कीजिए। संस्कृत का मातृ, हिंदी का माँ और अंग्रेजी का मदर। कुछ समझ आया? जी हाँ, ये कमाल की समानता को इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ा सुराग है जो हमें साफ साफ बताता है कि ये सारी भाषाएं एक ही इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है। और पता है ये परिवार कितना पुराना है? लगभग 3500 साल। मतलब आज हम जो बोल रहे हैं उसके तार सीधे हमारे हजारों साल पुराने पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। इतिहास को समझने के लिए ये भाषाई सुराग किसी टाइम मशीन से कम नहीं है। आज के इस सफर में हम क्या क्या टटोलने वाले हैं, जरा उसकी एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन शब्दों से मिले सुरागों से, फिर चलेंगे ऋग्वेद के जमाने में। उसके बाद हम खामोश पत्थर के पहरियों से बात करेंगे, कंकालों के रहस्य सुलझाएंगे और आखिर में चलेंगे प्राचीन चीन, भविष्यवाणी करने वाली हड्डियों को पढ़ने। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, प्राचीन शब्दों से सुराग, अतीत की गूंज का पता लगाना। अब जब भी हम दुनिया के सबसे पुराने लिखित साक्ष्यों की बात करते हैं ना, तो ऋग्वेद का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसकी रचना आज से करीब 3500 साल पहले हुई थी। कश्मीर में मिली भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी इस पांडुलिपि को ही देख लीजिए। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? वो ये कि इसे लिखे जाने से सदियों पहले तक, जी हां सदियों तक, लोग इसे सिर्फ याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। पुरुषों ने और कुछ महिलाओं ने भी इन श्लोकों को इतनी सावधानी से सुना और कंठस्थ किया कि एक शब्द भी इधर से उधर ना हो। मतलब ये ज्ञान पढ़ा नहीं, बल्कि पूरी शिद्दत से सुना और जिया जाता था। अब बढ़ते हैं आगे। ऋग्वेद में जीवन, 3500 साल पुराने समाज को समझना। अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ यह है कि ये पुराने सूक्त या श्लोक सिर्फ भगवान की पूजा पाठ तक सीमित नहीं थे। बिल्कुल नहीं। ये तो उस दौर की रोजमर्रा की जिंदगी के जीते जागते सबूत हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मवेशियों, चरागाहों और यहां तक कि पानी के लिए भी लगातार लड़ाइयां होती थीं। ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों, ब्यास और सतलुज के बीच के इस संवाद को ही ले लीजिए। ध्यान दीजिए, ऋषि नदियों के तेज बहाव की तुलना दौड़ते हुए घोड़ों से और उनकी ममता की तुलना अपने बछड़ों को प्यार करने वाली गायों से कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतिहासकार इससे क्या निकालते हैं, तो सुनिए, शब्दों का ये चुनाव बहुत कुछ कहता है। नदियों को देवी मानना, घोड़ों और गायों से उनकी तुलना करना, ये साफ बताता है कि उस समाज में ये जानवर कितने ज्यादा कीमती थे। इसके अलावा सूक्तों में रथों और गाड़ियों का जिक्र होना ये पक्का कर देता है कि उस जमाने में लोग इन्हीं से आते जाते थे। है ना कमाल की बात कि कैसे महज कुछ उपमाओं और कविताओं को डिकोड करके एक्सपर्ट्स एक पूरे के पूरे समाज की सोच और उनके मूल्यों का पता लगा लेते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा और जायज सवाल उठता है। इतिहास सिर्फ उनका तो नहीं है ना जिन्होंने किताबें लिखी या कविताएं रची। उन आम लोगों का क्या, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी एक शब्द भी नहीं लिखा? जब हमारे जासूसों, मेरा मतलब है इतिहासकारों के पास पढ़ने के लिए कोई शब्द नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? यहीं से हमारी यह तहकीकात एक बिल्कुल नया और रोमांचक मोड़ लेती है, जहां खामोश चीजें अपनी कहानी खुद सुनाती हैं। तो चलिए अपने तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। खामोश पत्थर के पहरेरी, महापाषाण और भूमिगत कब्रें। आज से लगभग 3000 साल पहले दक्कन, दक्षिण भारत और कश्मीर के इलाकों में एक अजीब सी प्रथा शुरू हुई। लोग कब्रों के ऊपर बड़े बड़े विशाल पत्थर रखने लगे। इन्हें महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है। आप इन्हें जमीन के ऊपर लगे साइन बोर्ड्स मान सकते हैं, जो बताते थे कि यहां नीचे कब्र है। अब इस खास तरह की कब्र को देखिए, जिसे सिस्ट कहते हैं। इसमें एक गोल सुराख या पोर्ट होल है। ये कोई डिजाइन नहीं था, बल्कि इसका एक खास मकसद था। ये सुराख इसलिए बनाया गया था ताकि परिवार के किसी दूसरे सदस्य की मौत होने पर उसके शव को भी बाद में इसी कब्र के अंदर लाया जा सके। ये पारिवारिक जुड़ाव का एक बेहद खामोश लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सबूत है। अब इन कब्रों के अंदर से जो निकलता है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। यहां सिर्फ हड्डियां नहीं मिली, बल्कि उनके साथ खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं।
पर जो चीज असल में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग की तरफ इशारा करती है वो है लोहे का इस्तेमाल। जी हां, इन कब्रों से निकले घोड़ों के साजो सामान, कुल्हाड़ियां और लोहे की ये कटारें चीख चीख कर बता रही हैं कि ये समाज युद्ध और खेती के मामले में कितना तेजी से आगे बढ़ चुका था। और ये जो सामने डेटा है, ये बहुत ही शानदार ढंग से एक कड़वी सच्चाई को सामने लाता है, सामाजिक असमानता। जरा ब्रह्मगिरी के इस स्थल को देखिए। एक इंसान की कब्र में सोने के 33 मन के, पत्थर के मन के, तांबे की चूड़ियां और शंख मिलते हैं, जबकि उसी के पास दफन दूसरे लोगों की कब्र में सिर्फ कुछ मामूली मिट्टी के बर्तन। मतलब साफ है, मौत के बाद भी रुतबा कायम था। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि आज से हजारों साल पहले भी समाज में अमीरी, गरीबी और पावर को लेकर बहुत गहरे अंतर मौजूद थे। अब जरा इस एक बहुत ही अजीबो-गरीब खोज के बारे में सोचिए। महाराष्ट्र के इनाम गांव में, जो करीब 3600 से 2700 साल पुराना स्थल है, वहां एक आदमी को एक बड़े से 4 पैरों वाले मिट्टी के जार के अंदर दफनाया गया था। और वो भी कैसे? बिल्कुल पालथी मारे हुए। और जगह देखिए, एक बड़े से 5 कमरों वाले घर के एकदम बीचों बीच आंगन में, जहां एक अन्न भंडार भी था। अब सवाल यह है कि क्या ये व्यक्ति उस पूरे इलाके का मुखिया या कोई बहुत रसूखदार इंसान था? जिस जगह और जिस वीआईपी तरीके से उसे दफनाया गया है, वो तो पक्का इसी तरफ इशारा कर रहा है। चलिए, अब आते हैं अपने अगले खंड पर, कंकालों के रहस्य, फोरेंसिक इतिहास का जन्म। कई बार ऐसा होता है कि कब्र में मिली चीजें पूरी कहानी नहीं बता पाती। तब काम आती हैं खुद हड्डियां। अब मान लीजिए हमें ये पता करना है कि कंकाल किसी महिला का है या पुरुष का। ये काफी पेचीदा काम है। अगर हम सिर्फ आभूषणों को देखकर अंदाजा लगाएंगे तो पक्का मात खाएंगे, क्योंकि भाई उस जमाने में पुरुष भी खूब भारी भरकम गहने पहनते थे। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है हड्डियों की संरचना को बारीकी से देखना। महिलाओं के मामले में बच्चे को जन्म देने के लिए उनका पेल्विक यानी कूल्हे का हिस्सा आमतौर पर बड़ा होता है। ये एक एकदम सॉलिड फोरेंसिक तरीका है जो हमें सीधे सच तक ले जाता है। अच्छा, अब जरा एक नंबर पर फोकस करते हैं, 360। हम सब आज अच्छी तरह जानते हैं कि एक वयस्क इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, राइट? तो फिर प्राचीन काल में ये 360 का आंकड़ा कहां से आ गया? सच मानिए, ये हमारे प्राचीन चिकित्सा विज्ञान का एक बहुत ही शानदार और हैरान कर देने वाला पहलू है। हुआ यूं कि आज से लगभग 2000 साल पहले प्राचीन भारत के बहुत ही मशहूर वैद्य चरक ने चरक संहिता लिखी थी। उन्होंने इंसानी शरीर का इतनी गहराई से अध्ययन किया कि हड्डियों की गिनती करते वक्त उन्होंने दांतों, जोड़ों और कार्टिलेज यानी उपास्थि को भी अपनी गिनती में शामिल कर लिया था। और इसी वजह से वो इस 360 के आंकड़े तक पहुंचे। अब जरा सोचिए, उस दौर में जब कोई एक्सरे मशीन या आधुनिक उपकरण नहीं थे, तब इस तरह की मेडिकल जांच और तहकीकात करना ये सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भविष्यवाणी करने वाली हड्डियों को पढ़ना, प्राचीन चीन के भविष्यवक्ता। चलिए, अब भारत से थोड़ा दूर प्राचीन चीन की तरफ रुख करते हैं। आज से करीब 3500 साल पहले जब एक तरफ हमारे यहाँ ऋग्वेद के मंत्र गढ़े जा रहे थे, ठीक उसी वक्त चीन में हड्डियों का एक बिल्कुल ही अलग और अनोखा इस्तेमाल हो रहा था। वहाँ हड्डियाँ कागज का काम कर रही थीं। विशाल महलों में रहने वाले राजा, जिनके पास बेशुमार दौलत तो थी पर लोहे का ज्ञान नहीं था, वो जादू टोने से भविष्य जानना चाहते थे। वो क्या करते थे? अपने लिपिकों से जानवरों की हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, जैसे क्या इस बार बारिश अच्छी होगी या क्या हम युद्ध जीतेंगे। फिर उन हड्डियों को भयंकर आग में डाल दिया जाता था। गर्मी से चटकने पर हड्डियों में जो दरारें पड़ती थीं, भविष्यवक्ता उन्हें बड़ी बारीकी से पढ़कर जवाब तलाशते थे। ये उस जमाने के लोगों की चिंताओं और उनके डर को समझने का क्या गजब का तरीका है ना। तो आज हमने देखा कि चाहे वो ऋग्वेद की पुरानी लाइनें हों, बड़े बड़े पत्थरों वाली कब्रें हों या फिर आग में चटकती हड्डियां, हर एक चीज़ अतीत के राज खोलने की एक चाबी है। लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, आज से 3000 साल बाद जब भविष्य के आर्कियोलॉजिस्ट हमारी आज की दुनिया की खुदाई करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? हमारे ये मोबाइल फ़ोन, प्लास्टिक की बोतलें, गाड़ियाँ, ये सब उन भविष्य के जासूसों को हमारे समाज के बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में क्या कहानी सुनाएंगे? थोड़ा सोचिएगा ज़रूर। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास की इन खामोश पहेलियों को सुलझाने का ये सिलसिला आगे भी यूं ही चलता रहेगा।